नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ कत्ल का सुराग नॉवल का दूसरा पार्ट। इसका पहला पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुना तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कत्ल का सुराग नॉवल का पार्ट 2। मैं बंगले में वापस जाकर फाटक की चाबी को मैनुअल पोजीशन पर सेट कर सकता था, लेकिन अब लौटना मुझे मुनासिब ना लगा। उस चाबी का मुझे बंगले में ही ख्याल आ जाता तो मैं चाबी को मैनुअल पर सेट करके ये सहज इंतजाम कर सकता था कि वहां से रुखसत होते वक्त मैं फाटक बंद करके जाता। खामोशी से कार चलाता मैं मेन रोड पर पहुंचा। मैं खुश था कि तब तक के सारे रास्ते मुझे कोई वाहन या पैदल चलता व्यक्ति नहीं मिला था। मेन रोड पर ट्रैफिक था, लेकिन अब कोई ये नहीं कह सकता था कि मेरी कार शुक्ला फार्म से वहां पहुंची थी। निर्विघ्न मैं ग्रेटर कैलाश में स्थित अपने फ्लैट पर पहुंच गया। वहां मैंने भूरे लिफाफे को एक वाटरप्रूफ थैले में बंद किया और उसे अपनी ओल्ड फेथफुल जगह में छुपा दिया। वो जगह थी टॉयलेट में पानी की टंकी के ढक्कन का भीतरी भाग, जिस पर कि मैंने लिफाफा टेप की सहायता से बड़ी मजबूती से चिपका दिया। मेरी बहुत इच्छा थी कि उस डायरी को और उन कागजात को मैं पहले पढ़ता, लेकिन उस घड़ी मुझे उन्हें फौरन छुपा देना ही श्रेयस्कर लगा था। वो बहुत सारा रीडिंग मटेरियल था और उन्हें मुकम्मल पढ़ना कई घंटों का प्रोजेक्ट था, जबकि मौजूदा हालात में मुझे टाइम पर अपने ऑफिस में पहुंच जाना बहुत ज़रूरी लग रहा था। यूँ सब कुछ सहज स्वाभाविक और मेरी रोज़मर्रा की रूटीन के मुताबिक हुआ मालूम होता। मैं शेव, स्नान वगैरह से निवृत्त हुआ और मैंने नया सूट पहना। फिर मैंने अपने लिए ऑमलेट और कॉफ़ी का ब्रेकफास्ट तैयार किया और उसे उधरस्त करके वहाँ से बाहर निकला। मेरा ऑफिस करीबी नेहरू प्लेस में था, जहाँ के लिए मैं अपनी कार पर रवाना हुआ। रास्ते में मेरी तवज्जो फिर हीरा के कत्ल की तरफ गई। एक बात तो निश्चित थी, अगर हत्यारा कौशिक और पचौरी के अलावा कोई था तो उसने यही समझा था कि हीरा अपने फार्म हाउस पर अकेली थी। अगर हत्यारे को जरा भी अंदेशा होता कि वहां उसके साथ कोई और आपका खादिम मौजूद था, तो या तो उसने कत्ल का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया होता और या फिर हीरा के साथ साथ उसके मेहमान को भी खत्म कर दिया होता। चलाई गई 2 गोलियों में से एक का निशाने पर ना लगना ये साबित करता था कि या तो हत्यारा बहुत घबराया हुआ था और या फिर गोली चलाने के मामले में वो निपट अनाड़ी था। एक और ख्याल मुझे बार बार साल रहा था। फार्म हाउस पर बरती अपनी तमाम सावधानियों के बावजूद मैं कौशिक और पचौरी के रहमो करम पर था। अनायास ही मेरी लगाम उन दोनों के हाथों में आ गई थी, जिसे कि वो जब चाहे खींच सकते थे। अब उस जंजाल से मेरी जान पूरे लिफाफे के कागजात ही निकाल सकते थे, बशर्ते कि उनमें कौशिक और पचौरी के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बातें दर्ज होती। फिर मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने की स्थिति में आ सकता था। कैसे आ सकता था? तत्काल मेरी अकल ने जिरह की। उन कागजात को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना तो ये कबूल करना होता कि कागजात मेरे पास थे। नहीं, उन कागजात की मेरे पास से बरामदी तो मेरे खिलाफ की जा सकती थी। तब तो ये सिद्ध हो सकता था कि उन कागजात को हथियाने के लिए ही मैंने हीरा का खून कर दिया था, क्योंकि अपने जीते जी तो वो कागजात किसी को सौंपने वाली नहीं थी। तौबा, किस जंजाल में फंस गया था मैं। ये उम्मीद करता मैं नेहरू प्लेस में एक बहुखंडीय इमारत की 4थी मंजिल पर स्थित यूनिवर्सल इन्वेस्टिगेशंस के नाम से जानी जाने वाले अपने ऑफिस में पहुंचा कि उन कागजात का गंभीर अध्ययन ही मुझे उस जंजाल से निकलने में कोई रास्ता सुझा सकता था। ऑफिस खुला था और ताज़े खिले गुलाब जैसी तरोताज़ा मेरी सेक्रेटरी रजनी ऑफिस के बाहरले कक्ष में रिसेप्शन डेस्क पर मौजूद थी। मेरे पर निगाह पड़ते ही उसके चेहरे पर सख्त हैरानी के भाव आए। टाइम पर कभी दफ्तर आता जो नहीं था मैं। टाइम पर क्या, मैं तो कई बार कदम ही नहीं रखता था वहाँ। रजनी एक खूबसूरत, भली मानस, नेक नियत लड़की थी, जिसके चेहरे पर ताजगी और कुलीनता की ऐसी चमक हमेशा दिखाई देती थी जैसी कि आजकल की लड़कियों में देखने को नहीं मिलती। मैं अपने दाएं हाथ बिना अपनी कल्पना कर सकता था, लेकिन रजनी के बिना नहीं। इतनी खूबियाँ थी उसमें, लेकिन एक खराबी भी थी। शरीफ लड़की थी, नहीं जानती थी कि शराफत और वर्जिनिटी दोनों ही शहरी लड़कियों में आउट ऑफ फैशन हो चुकी थी। क्या बात है, प्रत्यक्ष में बोला। तू तो यूं हैरान हो रही है जैसे एकाएक मेरे सिर पर सींग निकल आए हो। सींग निकल आए होते? वो अपना निचला होठ दबाकर बड़े कुटिल भाव से हंसती हुई बोली, तो इतना हैरान ना होती। अच्छा, हाँ, याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि आज से पहले कब आप अपने ऑफिस में टाइम से पधारे थे।
याद आया? अभी तो नहीं, लंबी तहकीकात का मसला है, हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएंगे। कतरनी बहुत चलती है तेरी। ब्रेकफास्ट में ब्लेड खाती है क्या? आप अंतर्यामी हैं, यानी कि सच में ही ब्लेड खाती है। अब तो ये बताइए कि आप आए कैसे? अरे ऑफिस मेरा है, अपने ऑफिस में आने की मुझे वजह बतानी होगी। सुबह सवेरे कैसे आए? ये देखने आया कि तू अपने बॉयफ्रेंड को साथ ही तो नहीं लेके आती। बस सिर्फ आज ही ऐसा ना कर सकी। एक नंबर की कमबख्त औरत है तू, किसी बात से शर्मिंदा होना नहीं सीखी। अब खबरदार, जो ये कहा कि तू औरत नहीं है, कमबख्त नहीं है। वो निचला होठ दबाकर हंसी। अब बोलिए। फिर वो बोली, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? एक पप्पी दे। मेरा सवाल चाय पीने की बाबत था। कुछ ठंडा या गरम? एक गर्मा गर्म पप्पी दे। बर्दाश्त कर सकेंगे क्या? गर्मा गर्म पप्पी, दाढ़ में जो सोने की फीलिंग है वो पिघल के मुंह में आ जाएगी। तौबा, क्या समझती है अपने आप को? वही जो मैं हूँ, आपकी सेक्रेटरी। लेकिन सेक्रेटरीज की ड्यूटीज नहीं समझती। इतना अरसा यहाँ नौकरी कर चुकने के बाद भी सेक्रेटरीज की ड्यूटी नहीं समझती। नहीं जानती कि सेक्रेटरी की एक ड्यूटी ये भी होती है कि वो अपने साहब की गोद में बैठे और उसे पप्पी दे। फिर पहुँच गए आने वाली जगह पर। मैं हंसा, वो भी हंसी। एक बात बता। फिर मैं बोला, कभी शादी के बारे में सोचा? बहुत बार सोचा। वो बोली, तो करती क्यों नहीं? जल्दी क्या है? जल्दी क्या है? अरे एक तो हिंदुस्तान में औरतें पहले ही कम है, 1000 के पीछे सिर्फ 929, यानी कि 71 मर्दों का भविष्य इस मामले में अधर में है। ऊपर से तू किसी मर्द मानस का हक दबाए बैठी है। ये शराफत है तेरी? इतने गुण ज्ञान वाली बातें समझने के लिए मेरे पास दिमाग नहीं है। दिमाग होता तो जीनियस होती मेरे जैसी। मैं इंसान ही ठीक हूँ। अच्छा, यानी कि मैं इंसान नहीं हूँ? अभी आपने खुद ही तो कहा कि आप जीनियस हैं। जीनियस इंसान नहीं होता। ये एक मुश्किल सवाल है, मैं ज़रा सोच के जवाब दूंगी। ठीक है, सोच ले। अपने सारे बॉयफ्रेंड से मशवरा भी कर ले। मुझे जवाब की कोई जल्दी नहीं है। शाम तक भी जवाब दे देगी तो चलेगा। शाम तक सारे बॉयफ्रेंड से तो मशवरा मैं नहीं कर सकूंगी। लानत। बुनबुनाता हुआ मैं अपने कक्ष में पहुंचा और अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर ढेर हो गया। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और हीरा के कत्ल की बाबत सोचने लगा। मेरा दोस्त इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार यादव फ्लाइंग स्क्वाड के उस स्पेशल दस्ते से संबंध था जो केवल कत्ल के केसों के तफ्तीश के लिए जाना जाता था। लिहाजा उसकी खबर लेने से भी मुझे पता लग सकता था कि हीरा के कत्ल की खबर अभी पुलिस तक पहुंची थी या नहीं। मैंने फ़ोन अपनी तरफ घसीट लिया और उस पर इंस्पेक्टर यादव के ऑफिस का नंबर डायल किया। संपर्क स्थापित हुआ तो मैं बोला, इंस्पेक्टर यादव प्लीज़। वो नहीं है, एक अपरिचित आवाज़ ने उत्तर दिया। कहाँ गए हैं? पता नहीं। मेरा मतलब है अगर किसी केस की तफ्तीश पर गए हैं तो वो किसी केस की तफ्तीश पर न गए हैं न फिलहाल जाएंगे। क्या मतलब? वो सस्पेंड होने वाले हैं। क्या? आप कौन? मैं उनका फ्रेंड हूँ, सुधीर कोहली नाम है, और वो दिखे तो खबर कर दी जाएगी। आप कौन बोल रहे हैं? सब इंस्पेक्टर मकबूल सिंह। मकबूल सिंह जी, अगर आप मेरी बात एएसआई कृपाल सिंह से करा सके तो वो एसीपी तलवार साहब के साथ फील्ड में गया है। एएसआई रावत हो तो वो भी तलवार साहब के साथ है। सिपाही अनंतराम, इंस्पेक्टर यादव का सारा स्टाफ तलवार साहब के साथ गया है। यादव का कामकाज अब कौन देखता है? फिलहाल खुद एसीपी साहब। यादव साहब सस्पेंड हो गए तो उसके स्वर में गर्व का पुट आ गया। शायद मैं देखूं। ओके, थैंक यू। मैंने धीरे से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। एसीपी शैलेश तलवार से मैं वाकिफ था। वो आईपीएस ऑफिसर था और दिल्ली पुलिस में एसीपी की पोस्ट पर सीधा भर्ती हुआ था। वो कोई 31 साल का सुंदर युवक था जो अगर वर्दी में ना हो तो पुलिसिया कतई नहीं लगता था। महकमे में वो इंस्पेक्टर यादव का इमीडिएट बॉस था। तलवार से मेरी मुलाकात कोई 2 महीने पहले एक पार्टी में हुई थी जो कि मेरे स्टॉक ब्रोकर दोस्त नरेंद्र कुमार ने अपनी राजपुर रोड वाली कोठी पर दी थी। उस पार्टी में हीरा भी आमंत्रित थी। नरेंद्र कुमार ने पहले मेरा परिचय हीरा से कराया था और ये जानकर बहुत हैरान हुआ था कि मैं हीरा से पहले से ही वाकिफ था। तब नरेंद्र कुमार ने मुझे शैलेश तलवार से मिलवाया था और बताया था कि वो दिल्ली पुलिस में एसीपी था। अलबत्ता तब मुझे ये नहीं मालूम था कि वो महकमे में यादव का इमीडिएट बॉस था। मैंने सिगरेट को एस्ट्रे में झोंका और टेलीफोन डायरेक्टरी निकाली। उसमें मैंने दिल्ली पुलिस की प्रविष्टियों में से एसीपी शैलेश तलवार का नंबर तलाश किया। मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया तो जवाब किसी स्त्री स्वर में मिला। हम टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस से बोल रहे हैं। मैं बोला, हमारे एडिटर साहब एसीपी तलवार साहब से बात करना चाहते हैं। साहब इस वक्त फील्ड में हैं। कब लौटेंगे? पता नहीं। बात बहुत ज़रूरी है। ये बता सकती हैं कि वो फील्ड में कहाँ है? छतरपुर। छतरपुर में कहाँ? वहाँ शुक्ला फॉर्म करके एक फार्म हाउस है, वहाँ एक कत्ल हो गया है। हे भगवान, किसका? हीरा ईरानी नाम की एक कैबरे डांसर का। साहब उसी के कत्ल की तफ्तीश के लिए गए हैं।
कितना अरसा हुआ कत्ल की खबर लगे? 2 घंटे। मैंने हौले से संबंध विच्छेद कर दिया और वॉल क्लॉक पर निगाह डाली। 9:15 बजे थे, यानी कि 7:15 बजे के करीब पुलिस को हीरा के कत्ल की खबर लग भी चुकी थी। 7 बजे तक तो खुद मैं ही वहां था, यानी कि जिस किसी ने भी लाश बरामद की थी उससे आमना सामना हो जाने से मैं बाल बाल ही बचा था। चैप्टर 2। मैं वापस मौका वारदात पर पहुंचा। बंगले में मुझे पुलिस फोर्स से संबंधित कई व्यक्ति कार्यरत दिखाई दिए। लाश अभी भी पलंग पर मौजूद थी, लेकिन अब उसे एक चादर से ढक दिया गया था। बेडरूम में मौजूद एसीपी तलवार से मेरी निगाह मिली तो उसने मुझे इशारे से बाहर ही रहने का आदेश दिया। सहमति में सिर हिलाता मैं चौखट पर ठिठका रहा। उस घड़ी तलवार रूबी गोमेज से मुखातिब था। जरूर उसी ने लाश बरामद की थी, क्योंकि पुलिसियों और टेक्नीशियनों के अतिरिक्त वहां सिर्फ रूबी ही थी। उस घड़ी वो टाइट ब्लू जींस और एक काली स्कीवी पहने थी और चेहरे पर काबिज बदहवासी के बावजूद निहायत हसीन लग रही थी। रोज इसी वक्त आती हो? तलवार पूछ रहा था। 7, 7:15 बजे? नहीं, रूबी कांपती आवाज से बोली। आज अर्ली आया। क्यों? मैडम अर्ली आने को बोला था। क्यों? मालूम नहीं, मैडम बताया नहीं। तुमने पूछा भी नहीं? हम कैसे पूछेगा? मैडम बताना मांगता तो बताता, नहीं बताना मांगता तो नहीं बताता। हम बाहर फाटक खुला देखा तो तभी समझ गया कि कुछ गड़बड़, पर मैडम उधर मरा पड़ा होएगा ये हम ड्रीम में भी नहीं सोचा था। वो रोने लगी। हौसला रखो, तलवार सुस्त स्वर में बोला। रोने धोने से कुछ नहीं बनने वाला। रूबी जीन्स की जेब से नन्हा सा रुमाल निकाल कर आंसू पोंछने लगी। मैडम की प्राइवेट लाइफ के बारे में क्या जानती हो? तलवार सख्ती से बोला। कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? हम इधर ओनली मेड होता। मैडम हमसे अपना प्राइवेट लाइफ डिस्कस करना नहीं मांगता था। हम इधर कुकिंग करता, सर्विस करता, क्लीनिंग करता, जनरल हैंडीमैन का जॉब करता, दैट्स ऑल। मैडम बॉस होता, हम सर्वेंट होता। मैडम ऑर्डर करता, हम ऑर्डर फॉलो करता, दैट्स ऑल। मैं जानता था कि कम से कम उस बाबत रूबी सच नहीं बोल रही थी। हीरा और उसमें मालकिन नौकर वाला नहीं, दोस्ती वाला रिश्ता था, बल्कि बहनापा था। मैडम कभी कोई पर्सनल बात तुमसे नहीं करती थी? नेवर। कभी अपने फ्रेंड का जिक्र करती हो? नेवर। सबका ना सही, किसी का तो जिक्र कभी करती होगी? नेवर। इस राइटिंग टेबल के दराजों को तलवार ने कोने में लगी टेबल की ओर इशारा किया। मैडम ताला लगा के नहीं रखती थी? बराबर रखता था। रूबी बोली। कभी ओपन नहीं छोड़ता था। क्यों? हम कैसे जानेगा सर? दराजों में क्या रखती थी मैडम? हम कैसे जानेगा सर? हम तो ड्रॉअर्स ऑलवेज क्लोज देखा, कभी ओपन नहीं देखा। कभी उत्सुकता नहीं हुई ये जानने की कि दराजों में क्या था? हम समझा नहीं सर। कभी दराज खोलने की कोशिश नहीं की? नेवर सर। रूबी तत्काल यूं बोली जैसे उस ख्याल से ही उसे दहशत हो रही हो। हम तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं। फिर तुम्हें यह कैसे मालूम है कि दराजों में ताला लगा होता था? तुमने जरूर कभी दराजों को खींचकर खोलने की कोशिश की होगी। नेवर सर। फिर ताले की कैसे खबर है? हम सेवरल टाइम्स मैडम को की से लॉक को ओपन करते और क्लोज करते देखा। चाबी कहाँ रखती थी मैडम? हमको नहीं मालूम। दराज के ताले के बारीक मुआयने से ये पता चलता है कि हाल ही में किसी ने किसी तीखे औजार से इसे जबरन खोला था। चाबी के छेद के गिर्द ताजी बनी खरोचे नंगी आंखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास से साफ देखी जा सकती है। रूबी खामोश रही। दराजों में झाड़ू फिरा हुआ है एकदम। तलवार यूं बोला जैसे अपने आप से बात कर रहा हो। कहीं कोई कागज पत्तर वगैरह नहीं, कोई चिट्ठी पत्री, कोई पुराना बिल, कोई स्टेशनरी आइटम, कुछ नहीं। यानी कि इन दराजों को खोलने के पीछे हत्यारे का जो मकसद था वो पूरा हो गया था। दराजों में जो कुछ भी सामान था उसी की तलाश में वो था और उसकी तलाश कामयाब हुई थी। इसी वजह से उसने दराजों को वापस ताला लगाने की भी कोशिश नहीं की थी। तुमने कल यहाँ की सफाई की थी? क्या बोला सर? रूबी हड़बड़ाकर बोली। मैंने पूछा है तुमने कल यहाँ की सफाई झाड़ पोछ वगैरह की थी? बराबर किया था, एज ऑलवेज। तब तुम्हें ऐसा लगा था कि दराजों के साथ कोई छेड़खानी की गई थी? हम कुछ नोटिस नहीं किया सर। हमको टेबल, ड्रॉअर्स, लॉक सब एकदम यूजुअल मालूम पड़ा। वो एक क्षण खामोश रही और फिर बोली, बट सर जब आप बोलता है कि ये काम मर्डरर किया है तो कल की होल पर स्क्रैचेस कैसे होएगा? मैंने कहा है, तलवार झुंझलाकर बोला, कि ये काम हत्यारे का हो सकता है नहीं? अंडरस्टैंड? यस। रूबी भयभीत भाव से बोली। तलवार कुछ क्षण और उससे इधर उधर के बेमानी सवाल पूछता रहा, फिर उसने उसे डिसमिस कर दिया। फिर उसकी तवज्जो मेरी तरफ गई। वो बेडरूम से निकलकर बाहर मेरे करीब पहुंचा। मैंने उसका अभिवादन किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला। हीरा मेरी फ्रेंड थी, मैं सहज भाव से बोला। उससे मिलने आया था। जानकर दिल हिल गया कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था। तुम्हें क्या पता मरने वाली कौन है? लाश की सूरत तो देखी नहीं तुमने?
रूबी के बयान से अंदाज़ा लगाया। तुम रूबी को भी जानते हो? हाँ, बतौर हीरा के मेड मैं रूबी को जानता हूँ। लाश इसी ने बरामद की थी? हाँ, और इसी ने पुलिस को खबर की थी। कत्ल कैसे हुआ? शूट कर दिया किसी ने। गोली ऐन दिल में से गुजर गई मालूम होती है। हथियार नहीं मिला, लेकिन गोली से बना सुराग बताता है कि गोली 45 कैलिबर की गन से चलाई गई थी। अलबत्ता तस्दीक तभी होगी जब पोस्टमार्टम के बाद गोली बरामद होगी। आई सी, लेकिन वो मुझे घूरता हुआ बोला, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? जनाब, मैं विनम्र स्वर में बोला, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और मरने वाली मेरी दोस्त थी। दोस्त? खास, जिगरी। दैट्स वेरी गुड। फिर तो तुमसे काफ़ी काम की बातें मालूम हो सकती है मरने वाले के बारे में। उसने मेरी बाँह थामी और बोला, आओ यहाँ से बाहर चलें। हम दोनों लॉन में आ गए। मैंने जेब से अपना डनहिल का पैकेट निकाल कर उसे सिगरेट पेश किया, जो कि उसने कबूल कर लिया। एक सिगरेट मैंने भी अपने होठों से लगाया और फिर पहले उसका और फिर अपना सिगरेट सुलगाया। मुझे ये बात बड़ी राहत पहुंचा रही थी कि फिलहाल वो मेरे साथ पुलिस या फूफा से नहीं पेश आ रहा था। सबसे क्रूर, वो सिगरेट का एक कश लगाता हुआ बोला, सबसे जघन्य अपराध मुझे कत्ल लगता है। इस लड़की का हत्यारा मेरी पकड़ में आ गया तो मैं खुद उसे गोली मार दूंगा, ताकि कमीने की कोर्ट से कम सजा पाकर फूट जाने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। मैं खामोश रहा। मैं जानता था वो उसका रुतबा नहीं, उसका गर्म खून बोल रहा था। कब से जानते थे मरने वाली को? साल से ऊपर हो गया है। मैं बोला, कैसे जानते थे? मैंने उसे बताया कि कैसे मैं बम्बई से दिल्ली आते वक्त ट्रेन में उससे मिला था और कैसे दिल्ली में स्थापित होने में मैंने उसकी मदद की थी। वो कैबरे डांसर थी। तलवार बोला, तो क्या हुआ? मैं बोला, रोजी रोटी के लिए कोई भी पेशा अख्तियार किया जा सकता है। जिस अरुचि से आपने उसके कैबरे डांसर होने का जिक्र किया, उससे लगता है कि इस पेशे के लिए आपके मन में कोई अच्छी राय नहीं है। पब्लिक में लाल टपकाते ग्राहकों के आगे बदन उधारना मना नहीं है हमारे संविधान में। कानून की कोई धारा नहीं भंग होती इससे। दिस इज़ अ फ्री कंट्री, रिमेंबर। तरफदारी कर रहे हो उसकी? नहीं, ये कोशिश कर रहा हूँ कि मरने वाली के बारे में शुभ शुभ बोला जाए। ऐसा ही विधान है हमारी सोसाइटी में। सोसाइटी के विधान पर अमल करके कातिल का पता नहीं लगता। इसके लिए गड़े मुर्दे भी उखाड़ने पड़ते हैं और मकतूल की स्याह सफ़ेद तमाम करतूतें भी उजागर करनी पड़ती है। यू आर बॉस। मैं असहाय भाव से कंधे उचकाता हुआ बोला, यू नो बेटर सर। मेल मुलाकात रेगुलर थी हीरा से? हाँ, रोज़मर्रा की तो मुलाकात नहीं थी, अलबत्ता गाए बगाए हो ही जाती थी। रोज़मर्रा की मुलाकात क्यों नहीं थी? उसकी ज़िंदगी के अपने मशरूफियात थे जिनकी वजह से रोज़मर्रा की मुलाकात मुमकिन नहीं थी। और क्या मशरूफियात थी? तुम्हारे जैसे और भी मेल फ्रेंड्स थे उसके। होंगे ही, क्या बड़ी बात है। तुम कितनों को जानते हो? मैं तो किसी को भी नहीं जानता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम हीरा के फ्रेंड थे, उसी ने अपने किन्हीं और फ्रेंड से तुम्हें मिलवाया हो सकता है। ऐसा कभी नहीं किया था उसने। तुम्हारा अफेयर था उससे? अफेयर? लव अफेयर? माशूक थी वो तुम्हारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था हमारे बीच। क्यों नहीं था? इतनी खूबसूरत लड़की से, इतनी रंगीन, इतनी तन्हा जगह तुम मिलने आते थे, फिर भी तुम्हारे मन में उसके लिए कभी कोई ख्वाहिश ना जागी? ख्वाहिश का क्या है जनाब, वो तो दुनिया की तमाम खूबसूरत लड़कियों के लिए जाग सकती है, लेकिन सिर्फ ख्वाहिश करने से ही कुछ हासिल थोड़ी ही हो जाता है। इसलिए फिरंगियों ने कहा है, इफ विशेस वेर हॉर्सेस एवरीबॉडी वुड हैव बीन राइडिंग देम। बड़ा ऐश्वर्यशाली रहन सहन था मरने वाली का। इतना बड़ा फॉर्म, बीच में इतना खूबसूरत बंगला, कीमती फर्नीचर, तमाम आधुनिक सुख सुविधाएं, जबकि कारोबार सिर्फ कैबरे डांसिंग का। क्या कहना चाहते हैं जनाब? कितना पैसा कमाती थी वो कैबरे करके? पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं। मुझे कोई अंदाज़ा बताओ, कैबरे डांसर क्या कमाती होगी? मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। लगाओ कोई अंदाज़ा। 5,000 रुपये महीना, 10,000, 20 और ज़्यादा? क्या कहना चाहते हो जनाब? तुम्हें मालूम है मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम्हारे इर्द गिर्द जो ऐश्वर्य यहाँ बिखरा दिखाई दे रहा है, वो किसी कैबरे डांसर की कमाई से मुमकिन नहीं। तुम यहाँ अक्सर आते थे, ऊपर से डिटेक्टिव हो और ऊपर से मरने वाली तुम्हारी दोस्त थी। क्या ये मानने वाली बात है कि मरने वाले के आनन फानन बन गए इतने ऊंचे लाइफस्टाइल ने तुम्हारे मन में कोई उत्सुकता न जगाई हो? और उससे पूछकर या उससे पूछे बिना तुमने ये जानने की कोशिश ना की हो कि इतना पैसा उसके पास कहाँ से आता था? उत्सुकता तो जागी थी मेरे मन में, मैं कठिन स्वर में बोला, लेकिन मैंने यही सोचा था कि मुझे क्या। तुम झूठ बोल रहे हो। हकीकत यह है कि तुम्हें बखूबी मालूम है कि मरने वाली कैबरे डांसर महज दिखावे को थी। असल में वो एक हाई प्राइस कॉल गर्ल थी और तुम भी। उसका स्वर एकाएक कर्कश हो उठा। उसकी फ़ैन क्लब के चार्टर्ड मेंबर थे। ऐसा आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप मुझे जानते नहीं। तलवार साहब, पैसे से हासिल होने वाली औरत में मेरी कोई रुचि नहीं, तो फिर वो वैसे ही तुम पर मेहरबान होगी।
उसको दिल्ली में स्थापित करने में तुमने उसकी मदद की थी। इस वजह से वो तुम्हारा एहसान मानती होगी। और एहसान का बदला खूबसूरत औरतें कैसे चुकाती है, ये क्या मेरे से छुपा है? मिस्टर कोहली, फिरंगियों की एक कहावत तुमने सुनाई, अब एक मेरे से सुनो। वन शुड नॉट लुक द गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। हिंदुस्तानी में कहें तो दान की बचिया के दांत नहीं गिनते। मरने वाली तुम्हारे लिए गिफ्ट हॉर्स थी, दान की बचिया थी, इसलिए तुम उसके ऐश्वर्य के साधनों के बारे में सवाल नहीं करते थे। ना कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे मन में उस बाबत कोई उत्सुकता नहीं थी, या तुम सोचते थे कि तुम्हें क्या। वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड इंडीड। तो अब कबूल करो कि तुम्हारा उससे अफेयर था। मेरे ना कबूल करने से आप मान जाएंगे कि मेरा उससे अफेयर नहीं था? नहीं। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है मेरे कबूलने से या ना कबूलने से? फ़र्क पड़ता है, इसलिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये कोई डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, कोई बहस मुसाहबे का मुकाबला नहीं, पुलिस इंक्वायरी है। और पुलिस इंक्वायरी में जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब दिया जाता है, ना कि जवाब को बूझो तो जाने वाली पहेली बना दिया जाता है। समझे? समझा। ये भी समझा कि मैं बड़े गलत मौके पर यहाँ पहुँचा। ना आया होता तो आपको मेरा ख्याल तक ना आता। अभी मैं तुम्हें अपनी किस्मत का मरसिया पढ़ते नहीं सुनना चाहता, तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। मेरा जवाब यह है कि मेरा मरने वाली से अफेयर नहीं था, सिर्फ दोस्ती थी, जो कि एक बालिग शख्स की दूसरे बालिग शख्स से हो सकती है और जिस पर कोई पाबंदी नहीं। ठीक है, अभी मैं तुम्हारा ये जवाब कबूल कर लेता हूँ, लेकिन बाद में अगर ये साबित हुआ कि तुमने झूठा जवाब दिया था तो फिर तुम पुलिस वालों के रंग ढंग बहुत गौर से और बहुत करीब से देखोगे। आई रीड योर वार्निंग लाउड एंड क्लियर सर। अब इजाज़त हो तो एक सवाल मैं भी पूछूं? पूछो। इंस्पेक्टर यादव से क्या खता हुई? क्या मतलब? सुना है वो सस्पेंड होने वाला है। किससे सुना है? वो मुझे घूरता हुआ बोला। एक उड़ती चिड़िया से सुना है। क्यों जानना चाहते हो? यादव मेरा दोस्त है, पुलिस वालों की दोस्ती अच्छी नहीं होती, दैट्स माई प्रॉब्लम। वैसे आप ये बात इस इशारे के तौर पर कह रहे हैं कि मैं आपसे दोस्ती करने की कोशिश ना करूं तो बात जुदा है। ऐसी कोई बात नहीं। गुड, तो फिर क्या जवाब है आपका? यादव से क्या कथा हुई? जवाब भी उस उड़ती चिड़िया से ही पूछना जिससे खबर सुनी थी। लेकिन नाउ गेट अलोंग, आई डोंट वांट यू हियर एनी मोर। उसके व्यवहार से मनी मन तिल मिलाते हुए मैंने उसका अभिवादन किया और वहां से रुखसत हो गया। मैं गोल मार्केट पहुंचा। वहां एक आर्म्स एंड एम्युनिशन की दुकान थी जिसका मालिक अमोलक राम मेरा दोस्त था। मैंने उसके सामने वो गोली रखी जो कि मैंने हीरा के बेडरूम में उसके पलंग के मैट्रेस में से निकाली थी। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं बोला, कि ये गोली किस किस्म की गन से चलाई गई है। अमोलक राम ने गोली को उठाकर उसे उल्टा पलटा और फिर बोला, टाइम लगेगा। कितना? कल सुबह पता करना। ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये टॉप सीक्रेट है, किसी को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। लग गई तो मेरी दुक्की पिट जाएगी। उसने बड़ी संजीदगी से सहमति में सिरे लाया। मैं पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। इंस्पेक्टर यादव मुझे वहां ना मिला। वहां मुझे ऐसा कोई वाकिफकार भी ना मिला जो मुझे यादव की बाबत कुछ बता पाता। तब मैंने अपने फ्लैट पर जाकर हीरा की डायरी और बाकी कागजात की पड़ताल करने का फैसला किया। मैं कार पर सवार हुआ और ग्रेटर कैलाश को रवाना हो गया। ये बात मुझे बहुत तसल्ली दे रही थी कि हीरा के वो कागजात मेरे हाथ पड़े थे, न कि हत्यारे के या पुलिस के। ये बात तो निश्चित थी कि हत्यारे का मिशन सिर्फ हीरा की हत्या करना ही नहीं था, वो कागजात हासिल करना भी था। हत्या के बाद वो कागजात ही तलाश करता, लेकिन गोली चलाने के बाद ज़रूर उसे बाथरूम में मेरी मौजूदगी की चुगली करने वाली कोई आहट मिल गई थी, जिसकी वजह से उसे फ़ौरन वहाँ से कूच कर जाना पड़ा था। अब सवाल ये पैदा होता था कि क्या हत्यारा जानता था कि बाथरूम में कौन था? क्या वो जानता था कि जिन कागजात को वो हासिल करना चाहता था वो अब मेरे कब्जे में थे? जानता हो सकता था। एसीपी तलवार कहता था कि दराजों का ताला किसी तीखे औजार से जबरन खोला गया था, जिसकी वजह से चाबी के छेद के इर्द गिर्द खरोंचे बन गई थी, जबकि मैंने तो वो ताला बड़ी नफासत से एक हेयर पिन से खोला था और बंद किया था। यानी कि मेरे बाद भी किसी ने वो ताला खोला था और वो कोई हत्यारा ही हो सकता था। दराजों में झाड़ू फिरा देखकर जरूर उसकी तवज्जो यकीनन मेरी तरफ, बाथरूम में मौजूद शख्स की तरफ गई होगी। इस लिहाज से तो मेरी जान को भी खतरा था। जो शख्स अपने किसी हासिल के लिए एक बार कत्ल कर सकता था, वो वही कदम दोबारा उठाने से भला क्यों डरता? लेकिन हत्यारा था कौन? उस संदर्भ में मेरे पसंदीदा कैंडिडेट तो कौशिक और पचौरी ही थे। आखिर उन्होंने तो मुझे हीरा से तत्काल मिलने के लिए उकसाया था और ऐसे हालात पैदा किए थे कि कत्ल मेरी मौजूदगी में हो, ताकि ये समझा जाए कि हीरा को जिंदा देखने वाला आखिरी शख्स मैं ही था। हीरा के किसी डायरी का अस्तित्व का आइडिया मुझे पचौरी ने दिया था और उसी ने मेरे जहन में यह अंदेशा चस्पा किया था कि उसमें मेरा भी कोई खराब जिक्र हो सकता था। यानी कि मेरे पर यह इल्ज़ाम आयद हो सकता था कि हीरा की डायरी
और दूसरे कागजात की खातिर मैंने ही उसका कत्ल किया था। वो कागजात मेरी जान का जंजाल बन सकते थे। मैं उनका जिक्र करता तो उनकी मेरे पास मौजूदगी की बिना पर ही मुझे हत्यारा समझ लिया जाता। खामोश रहता तो पचौरी मेरी पोल खोल सकता था, क्योंकि कागजात गायब होने की खबर अखबार में पढ़ने पर वो सहज ही ये सोच लेता कि कागजात मैं वहां से निकाल लाया था। अजीब सांप छचुंदर जैसी हालत हुई जा रही थी मेरी उन कागजात की वजह से। अब मुझे यही श्रेयस्कर लग रहा था कि मैं कागजात की फटाफट पड़ताल करूं और फटाफट ही उनसे पीछा छुड़ा लूं। ग्रेटर कैलाश में जाकर मैंने कार रोकी। सीढ़ियां चढ़कर मैं पहली मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट पर पहुंचा तो ये देखकर मेरा दिल धक से रह गया कि फ्लैट का दरवाज़ा खुला था। दरवाजे को धक्का देकर मैंने भीतर ड्राइंग रूम में झांका तो वहां मुझे किसी चोर की आमद की चुगली करता कोई सूत्र दिखाई न दिया। मैं भीतर दाखिल हुआ और बेडरूम में पहुंचा। वहां अव्यवस्था का बोलबाला था। किसी ने वार्डरोब की, राइटिंग डेस्क की और बेड की भी भरपूर तलाशी ली मालूम होती थी। राइटिंग डेस्क के तीनों दराज खुले हुए थे और उनके भीतर का सामान बाहर बिखरा पड़ा था, और राइटिंग डेस्क के सबसे नीचे के दराज में सदा मौजूद रहने वाली मेरी 48 कैलिबर की लाइसेंस शुदा स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर वहां से गायब थी। मैं टॉयलेट में पहुंचा और धड़कते दिल से मैंने टॉयलेट के पानी की टंकी का ढक्कन उठाया। जैसा कि मुझे अंदेशा था, पूरा लिफाफा वहां से गायब था। कागजात की चोरी के शौक से उबरने के बाद सबसे पहले मैंने फ्लैट का हुलिया सुधारा और वहां से अव्यवस्था के तमाम चिन्ह गायब किए। उस हालत में वहां पुलिस का फेरा लगता तो मेरे लिए बेशुमार बातों की जवाबदेही मुश्किल हो जाती। फिलहाल अपने घर में चोर घुसा होने की बात को छुपा कर रखने में ही मुझे अपनी भलाई दिखाई दे रही थी। मेरी रिवॉल्वर लाइसेंस शुदा थी, जिसकी चोरी की रपट लिखाना मेरा फर्ज बनता था, लेकिन फिलहाल उस बाबत भी मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। वो रपट मैं बाद में लिखवा सकता था और कह सकता था कि मुझे खबर नहीं थी कि रिवॉल्वर अपनी जगह से कब से गायब थी। उस रिवॉल्वर से कोई कत्ल होता, वो मौका वारदात पर पाई जाती और उसकी मिल्कियत मेरे तक ट्रेस हो जाती, तो भी मैं ये कह सकता था कि मुझे नहीं खबर थी कि मेरी रिवॉल्वर गायब थी। आखिर कोई रोज रोज तो अपने घर की हर चीज की पड़ताल नहीं करता। घर में घुसे चोर के बारे में मैं निसंकोच कह सकता था कि हीरा का हत्यारा ही मेरा चोर था। जाहिर था कि पिछली रात को हीरा को शूट करने के बाद वो फौरन ही वहां से रुखसत नहीं हो गया था। वो जरूर फार्म हाउस के करीब कहीं ऐसी जगह छुपा रहा था जहां से कि वो मुझे वहां से निकलता देख पाता। इस जानकारी के लिए कि हीरा के साथ बंगले में कौन मौजूद था, उसका उत्सुक होना स्वाभाविक था। जरूर उसने मुझे फार्म हाउस से निकलते देखा था और फिर चुपचाप मेरे घर तक मेरा पीछा किया था। फिर पहला मौका हाथ आते ही वो मेरे फ्लैट में दाखिल हुआ था। उसने वहां की तलाशी ली थी और हीरा के कागजात और मेरी रिवॉल्वर खोज निकाली थी। यानी कि हत्यारा मुझे पहचानता था, लेकिन वो दावे से ये नहीं कह सकता था कि कागजात मैंने पढ़े थे या नहीं। अगर मेरे वहां से निकलकर ऑफिस के लिए रवाना होने तक भी वो मेरे फ्लैट के ताक में था, तो वो सहज ये नतीजा निकाल सकता था कि या तो मैंने कागजात पढ़े ही नहीं थे, पढ़े थे तो उनका कोई बहुत छोटा हिस्सा ही पड़ा था, क्योंकि वो मोटी डायरी और तमाम के तमाम कागजात पढ़ने के लिए जो वक्त दरकार था वो मैंने अपने फ्लैट में नहीं लगाया था। लेकिन हत्यारे की पोल तो उस थोड़े से हिस्से में भी हो सकती थी जो उसकी निगाह में मैंने पढ़ा हो सकता था। यानी कि कागजात के वहां से चोरी चले जाने के बाद भी मेरे सिर पर मंडराता मेरी जान का खतरा अभी टला नहीं था। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो पाया कि लाइन पर सरोज बेक्टर था। मैंने यही मालूम करने के लिए फ़ोन किया था। वो बोला कि तुम घर पर थे, कहीं जाना नहीं, मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। तत्काल लाइन कट गई। ऐसा ही था सरोज बेक्टर, अपनी ही कहता था, दूसरे की नहीं सुनता था। सरोज बेक्टर शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी था और उसका गारमेंट्स एक्सपोर्ट का धंधा था। वो भी हीरा के फैन क्लब का मेंबर था और इत्तेफाक से एक पार्टी में हीरा से उसकी पहली मुलाकात कराने वाला शख्स खुद मैं था। तब मुझे हीरा की वो गर्व वाली पंक्ति याद आई कि उसकी सरकार के घर में बहुत भीतर तक पेट थी। कौन था वो शख्स जो हीरा को अपना संकट मोचन लगता था, जो कि हीरा समझती थी कि उसकी हर दुश्वारी से उसे निजात दिला सकता था। मुझे तो ऐसे किसी शख्स की कोई खबर नहीं थी, लेकिन क्या कौशिक, पचौरी, अस्थाना और बेक्टर में से किसी को हो सकती थी? तफ्तीश का मुद्दा था। ठीक 10 मिनट में सरोज बेक्टर वहां पहुंचा। वो खूबसूरत आदमी था, लेकिन उसकी बढ़िया पर्सनैलिटी को दागदार करने वाली जो बात थी वो ये थी कि वो महंगा था। इतना ज़्यादा महंगा था कि चाहता तो टेनिस का मैच बिना गर्दन घुमाए देख सकता था। मैंने नई दिलचस्पी के साथ उसे देखा तो ये LLT गारमेंट एक्सपोर्टर नकली स्कॉच विस्की का भी धंधा करता था। उस घड़ी उसके हाथ में इवनिंग न्यूज़पेपर था। अखबार पढ़ा? आते ही वो बोला। नहीं, मैं बोला पढ़ लो। वो जबरन अखबार मुझे थमाता हुआ बोला, फ्रंट पेज पर बस सिर्फ हीरा के ही कत्ल की खबर है। मैंने एक सरसरी निगाह अखबार पर डाली। कैबरे डांसर की हत्या के शीर्षक के अंतर्गत
उसमें वही कुछ छपा था जिसकी मुझे पहले से खबर थी। खबर के साथ लाश की तस्वीर तो छपी ही थी, उसकी ज़िंदगी की 2 तस्वीर और भी छपी थी, जिनमें से एक उसका हंसता हुआ क्लोजअप था और दूसरी कैमरे की पोशाक में पूरी तस्वीर थी। मैंने अखबार को दोहरा करके वापस उसे थमा दिया। क्या कहते हो? वो बोला। क्या कहता हूँ? मैं हकबका ऐसा बोला। मैंने क्या कहना है? किसका काम होगा ये? मुझे क्या मालूम? कोई अंदाज़ा तो होगा, आखिर जासूस हो। खुद अपने बारे में क्या ख्याल है? पागल हुए हो? मैंने महज एक ख्याल जाहिर किया था। बेहुदा ख्याल है, मेरे सामने जाहिर किया सो किया, किसी और के सामने मत करना। अच्छी बात है। जो छपा है उसके अलावा क्या जानते हो? अजीब सवाल है। अखबार में तुम्हारा भी जिक्र है, पुलिस ने तुम्हारे से भी पूछताछ की थी, ऐसा छपा है इसमें। इस लिहाज से तुम्हें ऐसा कुछ मालूम हो सकता है जो तुमने पुलिस को बताया हो या पुलिस ने तुम्हें बताया हो, लेकिन जो अखबार में ना छपा हो। ऐसा कुछ नहीं है और पुलिस मेरे तक नहीं पहुंची थी, मैं पुलिस तक पहुंचा था। इत्तेफाक से, बदकिस्मती से, आज सुबह मैं हीरा से मिलने उसके फार्म हाउस पर गया था तो मुझे पता लगा था कि उसका कत्ल हो गया था और वहाँ पुलिस पहुंची हुई थी। मैं खुद ही वहाँ ना जा फंसा होता तो पुलिस को मेरी भनक तक ना लगती। ओह, वो कुशन खामोश रहा और फिर बोला, तो तुम्हें वाकई खास कुछ नहीं मालूम? नहीं मालूम, ऑनेस्ट। लेकिन तुम क्यों इतने हलकान हो रहे हो, जैसे तुम्हें पता नहीं। पुलिस को मरने वाले से मेरे ताल्लुकात की खबर हुए बिना नहीं रहने वाली। फिर क्या वो मुझे बख्श देंगे? बख्श तो नहीं देंगे। देर सवेर उनकी नजर इनायत तो तुम पर जरूर होगी, लेकिन जब तुम निर्दोष हो तो डरते क्यों हो? अरे, मेरे कहने भर से कोई मुझे निर्दोष थोड़ी ही मान लेगा। वो झल्ला कर बोला। वो लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, उसके पास मेरी कुछ चिट्ठियां थी। मेरी अकल मारी गई थी, जो मैंने उसे तब लिखी थी जब मैं 3 महीने के लिए लंदन गया था। भावनाओं के आवेश में बहकर पता नहीं क्या कुछ अनाप शनाप मैंने लिख डाला था उन चिट्ठियों में। वो चिट्ठियां तो साली जैसे मेरे और उसके नाजायज ताल्लुकात का इकबालिया बयान थी। वो चिट्ठियां अगर पुलिस के हाथ लग गई और आम हो गई तो मेरी घर गृहस्थी तो उजड़ेगी, पुलिस भी मेरा जी भर के जीना हराम करेगी। वो चिट्ठियां मुझे प्राइम सस्पेक्ट बना देगी। मुझे तुमसे हमदर्दी है। तौबा, किस जंजाल में फंस गया मैं। जब हीरा ने मुझे पहली बार ब्लैकमेल का इशारा किया था तो जो पहली बात मेरे मन में आई थी वो यही थी कि साली मरे तो पीछा छूटे, लेकिन उसने तो मर के भी पीछा नहीं छोड़ा। तुम क्या चाहते थे? वो जुकाम से मरती? अरे, किसी बस के नीचे आ जाती, स्विमिंग पूल में डूब कर मरती, छत से गिर जाती, हार्ट अटैक हो जाता उसे, ब्रेन हेमरेज हो जाता। इतने ही तरीके थे, लेकिन मरी तो कत्ल होके। अब मेरी ऐसी तैसी फिरे ही फिरे। तो दोस्तों, ये था कत्ल का सुराग नॉवल का पार्ट 2। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।